हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर हिस्ट्री एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं, जिसमें से आपको हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी को पढ़ा दिया है। क्लास 7 की एनसीईआरटी को हम लेकर चल रहे हैं। क्लास 6 की आपकी जितनी भी एनसीईआरटी है उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। क्लास 7 में भी जितने क्लासेस हो गए हैं उसकी भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आज आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ाएंगे। तो आज चैप्टर नंबर 5 को हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आप इसको एनसीईआरटी को एक सरसरी निगाह से देखिएगा। देखिए, यह एनसीईआरटी आपके जिन्होंने सीटेट पेपर 2 में एसएसटी ले रखा है उनके लिए है। और अगर आप कोई अन्य एग्जाम भी देते हैं तो इस एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। आप टीचिंग लाइन में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या आप एसएससी में ही दे रहे हैं, आप किसी में भी दे रहे हैं, तो ये एनसीईआरटी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अलग से भी अलग चीज़ों को भी पढ़ सकते हैं, मतलब अलग विषय के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, अलग एग्जाम के लिए भी पढ़ सकते हैं, और टीचिंग के लिए आपको महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं आपका चैप्टर 5 क्या है। चैप्टर 5 का नाम क्या है ये देख लेते हैं। आज हम थोड़ा कलर को चेंज करके लेते हैं। तो ये कलर ये सही रहेगा, ठीक है। चलिए, चलिए देखिए, अध्याय 2 और 3 मतलब 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उटापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना आपको क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं। चैप्टर 2, 3 और 4 हम पढ़ लिए हैं, 5वां पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से समाज क्या हुआ, कैसे चेंजेज हुए, कैसे परिवर्तन हुए। देखिए, इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। अब देखिए, इसके पहले चैप्टर में, जब चौथे चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर सुल्तान और मुगल और सुल्तान के बारे में, दिल्ली के जो सुल्तान हैं उनके बारे में हमने पढ़ा दिया है। तो चैप्टर 4 में जाकर आप देख लीजिएगा। अब आइए हम देखते हैं चैप्टर होता कहाँ से स्टार्ट, ये देखिए। अब आइए यहाँ पर देखते हैं। बड़े शहरों से परे जनजाति समाज। एक आपकी क्या थी, जनजाति समाज थी। ये बड़े शहरों से क्या थी, परे थी। अब देखिए है क्या, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। अब चैप्टर 4 में ये चीजें पढ़े हैं। और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों का जनजातियां कहा जा रहा है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे और कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या हम देख सकते हैं वो क्या थे, पशुपालक भी थे। ठीक, प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजाति समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवार के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थीं। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। ये जनजाति के बारे में है, ठीक है। अब देखिए, कई मायनों में जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया, लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का भी
काम किया। ठीक, अब देखिए जनजाति के लोग कौन थे, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि जनजाति के लोग कौन थे। देखिए, समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। जो इतिहासकार थे उन्होंने इन जनजाति के बारे में बहुत कम क्या की है, जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। जो जनजाति के लोग थे वो भी अपना लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजाति का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। देखिए, आज के जो इतिहासकार हैं वो जनजाति के इतिहास लिखने के लिए अब इन वाचिक का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय समय के साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर क्या था, नियंत्रण था। पंजाब गोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। ये पूछ सकता है कि 13वीं और 14वीं सदी के दौरान कौन सी जनजाति बहुत प्रभावशाली थी, तो पंजाब में गोखर जनजाति जो थी आपकी। ठीक, फिर आगे देखते हैं। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध के मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल क्या थी, विशाल जनजाति और शक्तिशाली जनजाति थी। देखिए, बलूच, इसका नाम क्या था, बलूच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी, मतलब जो गडरिये रहते थे उनकी जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाके में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। आगे देखते हैं। अब इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन, मुंडा और संताल जनजाति। और यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। मुंडा कहाँ रहते थे, मुंडा और संताल कहाँ रहते थे, उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र में रहते थे। ये हो गया आपका। अब आइए आगे देखते क्या है। अब देखिए, जनजातियों से क्वेश्चन पूछता है जब, तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ी कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कहाँ पर, महाराष्ट्र हो गया आपका, कर्नाटक हुआ, यहाँ पर कौन सी जनजाति थी, कोली और बेराद। ठीक, इन्हें याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे और कुछ दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य में फैली हुई थी। भीलों की जनजाति कहाँ फैली थी, पश्चिम में फैली थी, पश्चिम और मध्य भारत में आपका फैला था। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों की कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौड़ लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि गौड़ लोग बड़ी तादाद में कहाँ फैले थे, तो आपका छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। अब आगे हम देखते हैं खाना बदोश और घुमंती लोग कैसे रहते थे। तो यहाँ पर हम खाना बदोश को देख लेते हैं और घुमंतू लोग, उनका जीवन कैसा है, इस तरीके से हम इनके जीवन के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं खाना बदोश। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के लिए उन, घी इत्यादि का क्या करते थे, विनिमय भी करते थे। कुछ खाना बदोश अपने
अब देखिए ये जो आपका चित्र 3 है, यहाँ पर ये घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं हैं और बाहरी दुनिया से जुड़ती थी। यहाँ देखिए मेवा इकट्ठा करके ऊँट पे लादा जाता था। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये मेवा इकट्ठा कर रहे हैं और ऊँट पर लाद रहे हैं। और ये क्या आपका कि मध्य एशिया व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे जो बंजारे और अन्य व्यापारियाँ उन्हें स्थानीय बाजार में पहुँचाते थे। ठीक, तो ये आप फिगर देख सकते हैं। अब कुछ खानाबदोश अपने क्या करते थे, जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। जो खानाबदोश थे वो क्या करते थे, जानवर पे अपने सामान ढोते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। क्या कहलाता था? टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, ये अपने अध्याय 3 में पढ़ा भी, बंजारों का ही इस्तेमाल नगर में बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। जो सुल्तान थे वे बंजारों के द्वारा ही सामानों को ढुलवाते थे। और बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। फिर क्या होता था कि सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए, ठीक है, कोई भी विशाल सेना है तो उसके लिए वो कितना अनाज ढोते थे ये देखिएगा। तो सेना के लिए क्या करते थे कि 1,00,000 बैल अनाज ढोते होंगे। ठीक है, अब विशाल सेना है तो अब वो बैल से ढो रहे हैं तो लगभग 1,00,000 बैल अनाज ढोते होंगे, तभी उनकी पूर्ति होती होगी। अब ये देखिए खानाबदोश और भ्रमणशील समूह क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि खानाबदोश घुमंतू लोग, उनमें से कई पशुचारे होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। और इसी तरह दस्तकर, फेरी वाले और नृतक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते रहते हैं। ठीक, और जो खानाबदोश और भ्रमणशील होते हैं दोनों क्या करते हैं कि अक्सर जगह लौट कर आते हैं, उस जगह लौट कर आते हैं जहाँ पिछले साल दौरा किया था। मतलब कि एक साल जहाँ दौरा करते थे वहाँ अक्सर वे लौट कर वापस फिर से आते थे। अब हम बंजारों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बंजारे क्या होते हैं। ठीक है, जैसे आपने बहुत बंजारे सुने होगा, लेकिन ये बंजारे होते क्या है, इनकी कुछ कहानी हम देखेंगे। देखिए 17वीं सदी के आरंभ में क्या हुआ था, जब 17वीं सदी थी आपकी, तो उसके आरंभ में, एक सेकेंड, चलिए 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले अंग्रेज व्यापारी थे, पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। अब बंजारों का वर्णन कौन किया था? जो 17वीं शताब्दी में आपके भारत आने वाले अंग्रेज व्यापारी थे और पीटर मंडी ने, इन्होंने बंजारों का वर्णन किया। अब वे क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। कहते हैं कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीबी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्ति किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। ठीक है, इस तरीके से ये सौदा करते थे वहाँ पे। फिर क्या है कि वहाँ से वे फिर एक ऐसी चीज़ लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। ठीक, और टांडा में यह 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 से 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये हो गया बंजारों के बारे में। अब आइए देखते हैं आगे हम। अब देखिए, अब जो पढ़ रहे थे वहाँ से देखेंगे आगे। देखिए कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। मतलब ये पालती थी, पोसती थी, लेकिन जो संपन्न हो उनको बेचती थी कि जो उसे खिला पिला सके। ठीक, और छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागर का काम करते थे। जैसे आप कभी गर्मियों में देखेंगे कि कोई गाय या कोई
बैल लेकर आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो उस टाइम ऐसे वो अपना काम करते थे। अभी तो लोग भिक्षा मांगते हैं, लेकिन उस टाइम लोग अपना इसी तरीके से क्या करते थे, काम करते थे। जैसे देखिए नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी, जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। आप देखते होंगे कि अपने गांव में भी ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, और वहां से लोग उन्हें क्या करते हैं, इनाम देते हैं और वो लेकर चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आते हैं, भीख मांगते हैं और वो लेकर चले जाते हैं। जैसे कि कोई बैल लेकर आ गए या फिर कुछ इस तरीके से, तो वो भीख मांगते हैं। लेकिन उस जमाने में क्या था, उस टाइम क्या था कि ये भीख तो उतना नहीं मांगते थे, लेकिन ये अपने खुद के स्वयं के कार्य के लिए ये ज़्यादातर उसका यूज करते थे। अब हम देखते हैं बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। यहाँ पर तो हम देख लिए कि जो बंजारे थे वो किस तरीके से करते थे, क्या थे। अब धीरे धीरे समाज कैसे बदल रहा है, हम उसको देखेंगे। देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों की जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञ प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। अब देखिए यहाँ पर नई जातियां बनी, नई श्रेणियां बनी, बदला। अब जाति पर हम थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे, क्या है, आइए पढ़ लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा, अध्याय 2 में अपने पढ़ा, के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, मतलब शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्हें इस जाति के कामकाज तय किए, उनमें वस्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिरों को द्वारा बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों के बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। तो ये आप अध्याय 2 में पढ़े इसके बारे में। आगे हम देख लेते हैं 11वीं और 12वीं सदी के बारे में देखते हैं। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते छत्री के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हुड़, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे पुराने शासकों की जगह ले ली और विशेष कृषि वाले क्षेत्र में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। आगे देखते हैं। अब देखिए शासक के रूप में हम किसे देखते हैं। शासक के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजाति लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए कि बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाले सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं। अब आइए उस 2 उदाहरण को हम देखते हैं। अब देखिए ये गोंड जाति की महिला है, इनको आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो फिगर है, ठीक है। अब देखते हैं नजदीक से एक नज़र हम जाति के बारे में देखते हैं, कैसे किन जातियों का उल्लेख किया गया है। अब आइए देखते हैं। देखिए एक गोंड आपकी क्या है, एक जाति है, तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। गोंड, देखिए गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरी कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति के कई छोटे छोटे कुलों में भी बटे हुई थी और प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ कंटगा के गोंड राज्य में आपके लगभग 70,000 गांव थे। ये क्वेश्चन पूछता है आपको कितने हजार गांव थे, 70,000 गांव थे। आगे देखते हैं। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्यगणों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः
84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा। आगे देखते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता था, 84 कहा जाता था। अब देखिए 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांव को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या होता है। जब ये प्रभावशाली बन गए तो क्या हुआ कि गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़ कंडगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। अब आगे देखिए क्या होता है। अब देखिए जैसे ही विवाह होता है तो दलपत की जो उम्र थी वो बहुत कम उम्र में उनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। अब क्या होता है कि रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उनके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व ने मुगल सेनाओं में गढ़कंडका पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। ठीक, अब उसके बाद क्या हो कि उसकी हार हुई। अब देखिए दुर्गावती ने जमकर सामना किया और उसकी हार हुई और उसने समर्पण किया। आगे देखते हैं, समर्पण करने के बजाय क्या किया, मर जाना बेहतर समझा। क्यों? क्योंकि भाई वो एक महिला से हारा था। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। गढ़कंडगा एक समृद्ध राज्य था। उसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों का उनका निर्यात करने के व्यापार से खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गौड़ों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हाथियां लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में किया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दिया। गढ़कंडका के पतन के बावजूद गोंड राज कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जब वे कमजोर हो गए तो क्या हुआ, और वे बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। जब वे कमजोर हो गए तो जब बुंदेल और मराठा आए तो उनके सामने वो क्या हो गए, असफल हो गए। अब दूसरा देखते हैं अहोम जनजाति के बारे में। तो अहोम जनजाति कैसा है, क्या है, इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे और उन्होंने भूइयां मतलब भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन कर नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्हें चूटियों 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। उन्हें कई अन्य जनजाति को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। आगे देखते हैं, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर क्या किया, हमला कर दिया। अब बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका। आगे देखते हैं, अब क्या होता है कि अहोम बेगार पर निर्भर था। किस पर निर्भर थे ये सब, बेगार पर निर्भर थे। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। पूछ सकता है क्वेश्चन में कि राज्य के लिए जिन्हें जबरन काम में लिया जाता था वे क्या कहलाते थे, तो वे पाइक कहलाते थे। और प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों से स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए और 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में भी बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियां थीं, इसलिए
अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों में आए थे और एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसे वापस नहीं ले सकता था। अब आगे देखते हैं, ये अहोम के बारे में है। फिर शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजाति देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों के राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714 से 44 के काल हिंदू धर्म में वहां का प्रधान धर्म बन गया, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों के अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यकर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों की स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था और बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको लास्ट में। अब इसका निष्कर्ष क्या है, हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले हम देख लेते हैं आपका कितना बचा हुआ है। बस ये इसका बस निष्कर्ष है, इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि निष्कर्ष में क्या है कि जिस युग में हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजाति लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे और इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों के अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत से विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्हें विभिन्न प्रकार की जीविका अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की और इस तरह के वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। उन्होंने बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। ये इसका क्या हुआ, निष्कर्ष निकला। ठीक है, अब हमें कल्पना करना है, तो हमें कल्पना नहीं करना है। अब यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप वर्ड के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वर्ड क्या है, जाति क्या है, टांडा क्या है, गढ़ क्या है, चौरासी क्या है। जितने भी ये शब्द हैं, इतने शब्द के बारे में आप अच्छी तरीके से वीडियो में पढ़ लीजिएगा। अब देखिए बरहोत क्या है, भुइयाँ क्या होता है, पाइक क्या है, खेल क्या है, बुरंजी क्या है और जनगणना। इतने ही जितने सारे हैं इतने शब्द पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जो पढ़ाऊँ वो आप तक जरूर पहुँचे। और अगर जो चैनल पर पहले से पढ़ते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग शेयर किया करिए और लाइक भी किया करिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। और प्लीज़ आप सभी ये वीडियो फुल देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इतना तो, अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। बाकी हम अगला जो चैप्टर हमारा इसमें जो बचा है आपका, ये 5 चैप्टर हो गया, 5 चैप्टर और बचा है, इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्लास 8 की आपकी एनसीईआरटी चलेगी। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखते हैं अगली वीडियो में।